हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 का रिवीजन, जो किसके लिए? पीजीटी कॉमर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर दोनों के लिए। तो सर पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम रिसेंट में है और हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक चीजें देखी थी, है ना। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो 3 तरीके से डिसीजन लेता है। एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है सर फाइनेंसिंग, और एक होता है क्या सर डिविडेंड डिसीजंस, है ना। तो हमने उस समय फाइनेंसिंग डिसीजंस को कंप्लीट किया था। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, दोनों के बारे में, यानी कि कैपिटल बजटिंग की भी चर्चा करेंगे आज हम, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी चर्चा करेंगे, प्लस उसके साथ साथ डिविडेंड डिसीजंस की भी चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये टीचर्स का एग्जाम है तो टीचर जान रहे हैं, तो फिर क्या है ना कि राम कथा वाली बात। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये मुझे पता है कि यार मैंने यूजीसी नेट 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है, ठीक है, और पीजीटी तो खैर मैं मतलब देता ही नहीं, लेकिन आप सोचो कि उस लेवल का एग्जाम मैं देख रहा हूं और आपके कॉमर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पैटर्न पर आधारित मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल टेंशन रहिए, फ्री रहिएगा कि भाई साहब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, नहीं, आपको मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और मैं इवन आपको बता दे रहा हूं, वो भी चीजें आज बताने वाला हूं कि क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है जी। चलिए तो आज आपके इन सारी चीजों को शुरू करते हैं और चलते हैं कहां क्लास में। आइएगा जी। देखिए तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2, है ना, ये आपको कर लेना है। प्लस कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए उसके साथ साथ क्या सर, उसके साथ साथ अब शुरुआत करते हैं कैपिटल बजटिंग की, है ना। क्या होता है कैपिटल बजटिंग? सर सबसे पहला तो बात है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है जी। उसके बाद क्या इसमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं जी, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई गलत और परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है जी। अब मैं कोई बात बताइए, ठीक है, आप ही बिजनेस शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में छोटा सा दुकान ही शुरू करते हो, ठीक है, ठीक है सर, आपको पता होना चाहिए ना कि किस दुकान में कौन सा तरीके का चीज लाएंगे तो बिकेगा, सर बिल्कुल पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब कोई कंपनी किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको पता होना चाहिए ना कि सर कहां से मेरा जो है पैसा सबसे ज्यादा आएगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेनिफिट होगा, ये तो पता होना चाहिए। तो सर फिर ये पता कैसे चलेगा? तो इसी के लिए लगाया जाता है कैपिटल बजटिंग का टेक्निक, जहां से हम ये पता कर पाते हैं कि भाई साहब आगे वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमको कितना रिटर्न देगा और कितना रिटर्न हमारे पास आएगा प्रॉफिट के तौर पर, ठीक है, ये वाला चीज। तो आइए कैपिटल बजटिंग के बारे में जो जो चीजें मैंने कुछ कुछ लिख रखा है वो भी चीज करेंगे, और जो जो कुछ नई नई चीजें होंगी उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी डिसाइड्स वेदर इट शुड इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट और नॉट। बोल रहा भाई साहब एक क्या, एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि क्या किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बात है इसमें कैपिटल बजटिंग में। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन है, इसको पढ़िए। कहता है टर्म कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना है। क्या क्या? पहला कैपिटल, दूसरा बजटिंग, ठीक है। कैपिटल मींस क्या? कहता है कैपिटल मींस फंड्स करंटली अवेलेबल विद दी कंपनी। तो बोल रहा है कैपिटल वो चीज जो करंटली में अवेलेबल है, वो सारा फंड्स है ना, जो पैसा जो अवेलेबल है आपके कंपनी में। एंड बजटिंग मींस प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज फंड्स इन अ प्रोजेक्ट। तो बजटिंग का क्या मतलब होता है? बजटिंग का मतलब होता है प्लान करना कि भाई हम जो भी ये फंड्स पड़े हुए हैं उनका हम कहां इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दस द कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट इस करंट फंड इन अ प्रोजेक्ट। तो बोल रहा है क्या कि कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई साहब जो कंपनी में पैसा पड़ा है उसको हम कहां पे इन्वेस्ट करें कि हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिक्वायर्ड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स ओवर लॉन्ग पीरियड। तो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों देखना पड़ेगा कि भैया मेरा जो कॉस्ट है, जैसे मान लो कोई जगह पे
कॉस्ट, आप कोई सामान खरीद रहे हो तो वहां सामान खरीद रहे हो 10 रुपया में, अब उसको बेचोगे तो भाई बढ़ा के ना बेचोगे जी। तो उसी तरीके से जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप ये देखोगे ना कि मेरा कॉस्ट क्या पड़ रहा है और उसके बाद मेरे को रिटर्न क्या मिलने वाला है। अगर हम 10 लाख रुपए में कहीं लगाने वाले हैं 10 लाख रुपया, तो हम ये देखेंगे ना कि भाई 5 साल बाद जब तक 20 लाख 15 लाख ज्यादा नहीं हो जाएगा इससे, तब तक क्या हम इन्वेस्ट करेंगे? सर नहीं, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे चलें जी सर। अब देखिए जो आपका जो सवाल पहला बन सकता है वो कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस है। क्या है कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस? आइएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि कैपिटल बस्टिंग हम करते कैसे हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। अब भाई साहब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, अब मेरे पास पैसा, ऐसा तो नहीं है कि पैसा तुम्हारे पास अब तुम ही सब कुछ हो, दुनिया में सब तुम्हारे पास पैसा है, लिमिटेड पैसा होगा तुम्हारे पास। जी सर, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है तो तुमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि भैया मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट करना कहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बोला कि आइडेंटिफाई करो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, कि भाई साहब कहां अवसर है जहां पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना, आपके लिए अवसर की तलाश करना, बस वही है कि इन्वेस्टमेंट वहां करिए जहां अवसर आपका अच्छा हो। उसके बाद इवेल्युएट करिए, असेंबल करिए और क्या करिए, इवेल्युएट करिए, असेंबल करिए और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। तो बोल रहा है जो प्रपोजल आपने आइडेंटिफाई कर लिया अब उसको इवेल्युएट करिए कि जितने सारे 4-5 जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसमें से बेस्ट रिटर्न कौन दे सकता है। उसके बाद असेंबल करिए अब सारी चीजों को, ठीक है। फिर आप डिसीजन मेकिंग लीजिए कि भैया इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और फिर इन्वेस्ट करना अगर ले लिया तो कैपिटल बजटिंग का मेथड्स लगाइए, फिर उसको इंप्लीमेंट करिए और तब जाके आप परफॉर्मेंस में रिव्यू करिए कि भैया जो मैंने इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं मैं, वो क्या रिटर्न मेरा उतना दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये प्रोसेस आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे, इस प्रोसेस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, मतलब इसमें नहीं पूछा गया, आपका पीजीटी में किसी और जगह पे पूछा गया है, तो सेम लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चलें। सर अब फीचर्स क्या हैं कैपिटल बस्टिंग के? देखिए कुछ फीचर्स कहने का मतलब है भाई साहब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है नहीं जी। तो ह्यूज फंड्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा तो है नहीं, वर्किंग कैपिटल की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे भाई साहब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म यानी कि ह्यूज फंड्स की जरूरत पड़ेगी। हाई डिग्री ऑफ रिस्क, भैया जितना पैसा लगाओगे उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम पैसा लगाओगे उतना कम रिस्क। बात समझ में आया जी सर। इफेक्ट करता है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, ये भी बिल्कुल बात है, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। डिफिकल्ट डिसीजन है, डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए क्योंकि लंबा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है ना, कि भैया अगर हम ज्यादा पैसा लगा दिए और डूब गया तो गए हम, और अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर हम बल्ले बल्ले हमारी, है ना। तो ये बात है। एस्टिमेशन ऑफ लार्ज प्रॉफिट्स, ये भी बात बिल्कुल, ज्यादा प्रॉफिट तो हो गई है ना यार, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये बिल्कुल सही, लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर को, ये बात बिल्कुल सही है। कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इरिवर्सिबल डिसीजन से मतलब एक बार जो भाई साहब डिसीजन ले लिया फिर तो तुम्हें अपने आप की भी नहीं सुननी पड़ेगी, है ना। तो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं ले सकते, लंबा है ना। अब एक बार 20 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्या बोलोगे कि भाई साहब ने हमको नहीं लेना है, नहीं 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 मेरे को लौटा दो, ऐसा करोगे क्या? ऐसा तो नहीं करोगे ना, है ना। तो वो चीज है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल डिसीजन, ठीक है जी। तो ये आपके क्या है, फीचर्स है। अब बोलो भाई साहब क्या इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पूछ देगा बताओ कैपिटल बस्टिंग क्या रिवर्सिबल डिसीजन है, इरिवर्सिबल है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है और नॉन या रिवर्सिबल है। तो भाई साहब 3 तो तुम्हारे सही है, एक तो गलत है ना, तो उस गलत को तुम्हें छांट के निकालना होगा। इससे भी बन सकता है क्वेश्चन। चलिए सर अब क्वेश्चन आते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। अब देखिए दो तरीके के इन्वेस्टमेंट करे जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। देखो एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि कोई कंपनी, आप मान लो मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी है, मैं अंबानी, 5000 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है ना, मतलब मान लेता हूं, ऐसा है नहीं लेकिन मान लेता हूं। तो 5000 करोड़ की जब कंपनी बनाए, भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी मेरे को रिनोवेट करने की जरूरत पड़ जाए, कभी कभी मेरे को नई मशीन्स लगाने की जरूरत पड़ जाए, लगेगी ना जी। क्यों? क्योंकि हमको अब मशीन लगाएंगे तो घर में बैठ के उसमें तो भजिया तो नहीं तलेंगे, मशीन लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम उससे पैसे कमाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न भी आएगा। जी सर आएगा। तो
कभी कभी फर्म क्या करती है, अपने ही एग्जिस्टेंस पर, अपने ही सेल्फ फंडिंग करती है। सेल्फ फंडिंग मतलब जैसे कि रिनोवेशन पे, जैसे कि आपका नई मशीन्स पे, तो उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, फर्म एग्जिस्ट कर रही है और उस पे। या फिर बोलती है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशंस, कि मान लो बहुत सारे प्रोजेक्ट है मेरे पास, उस प्रोजेक्ट पे हम इन्वेस्टमेंट किए, सिचुएशन है, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है वो डिपेंड करता है। तो उसका टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है आइए देखिएगा। सबसे पहला टाइप है रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, मतलब जब आप कंपनी को लगती है भाई साहब अब हमको मॉडर्न अप्रोच अपनाना चाहिए या रिप्लेस कर देना चाहिए ये पुराना मेथड्स को, तब वो डिसीजन लेती है, वहां इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा है एक्सपेंशन, अब कोई कंपनी चाह रहा है भाई साहब ऐसा है कि हम लोग अभी घड़ी में है, इसमें भी है, उसमें भी है, एक और फीचर ऐड कर लेते हैं, हम लोग कैमरा भी डिलीवर करते हैं, कैमरा के बारे में पे भी काम करते हैं, तो उसका एक्सपेंशन कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब नए प्रोडक्ट लेके आ गए है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन, ठीक है उसको। तो एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्म एग्जिस्टेंस, ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, वही बात हुआ ना। और कॉन्टिजेंट बोलता है इफ यू एक्सेप्ट वन प्रोजेक्ट देन यू हैव टू एक्सेप्ट एसोसिएटेड प्रोजेक्ट आल्सो। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो होता है ना तीन तरीका यहाँ भी है, कौन सा में, डिसीजन सिचुएशन में। बोला भाई साहब जब प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे तो भाई साहब एक तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का है, एक या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर आपके पास दो तीन प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर लिए तो सारा रिजेक्ट ऑलरेडी हो जाएगा। वही हो गए ना कि आप थे शाहरुख खान, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आसपास भौरे मंडरा रहे थे, भौरे का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब वो मंडराते हुए भौरे में से एक आपने चुन लिया तो ऑलरेडी सारे क्या हो गए, खत्म, कहानी खत्म, रजिस्टर्ड हो गए आधार कार्ड के साथ, वो वाली हाल। तो कंटिजेंट का कहने का क्या मतलब है, कंटिजेंट कहने का मतलब है कि भाई साहब अब ऐसा है जब किसी के साथ आप मर्ज हो रहे हो तो उसके सुख दुख दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो वही हाल है कंटिजेंट का कि भाई साहब अगर आप कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके साथ होने वाले बेनिफिट्स और ये दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ कहने का मतलब दूसरा है कि दो प्रोजेक्ट एक साथ अगर कोई मिल रहा है आपको तो उसको एक साथ एक्सेप्ट कर लीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं है। चलिए तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस और एग्जिस्टेंस के बेस पर। अब आइए चलते हैं कहां, कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स पर, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए उसकी चर्चा हम क्लास में करते हैं। तो दो तरीके के डिसीजंस होते हैं एक्चुअली, एक तो होता है ट्रेडिशनल और एक को बोलते हैं मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल को हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स भी कहते हैं, है ना, और मॉडर्न को हम लोग जो है वो डिस्काउंटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल में दो तरीके का मेथड है इसमें, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। पेबैक पीरियड से पिछला जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है, मैं बताऊंगा क्या है, और लास्ट मैंने बता भी दिया है, आई थिंक क्लास वाले पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस जब मैंने क्लास कराया है, सॉरी क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें इसका क्वेश्चन कराया गया। चलिए ट्रेडिशनल में एक और क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, फिर इसमें चार, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो मॉडिफाइड और इंटरनल सेम जैसा है, इसलिए एक मान लीजिए, दो तीन है इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अंतर है। अब आइए शुरू करते हैं पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड, सबसे पहले बात बताइए सर, पे बैक पीरियड का मतलब क्या। देखिए जब भी कोई चीज हम पे किए हुए रहेंगे तभी तो पे बैक आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपया, तो भाई साहब उसका रिटर्न आएगा सर। अब ये क्या कहती है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं 10 लाख रुपया हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, ठीक। अब ये बोला कि पेबैक पीरियड क्या बोला भाई साहब कब आओगे, तो अब आपने तो आउटफ्लो कर दिया, पैसा तो आपसे निकल गया, ठीक है, पे कर दिया आपने। अब पेबैक कितने साल में आएगा, ये 10 लाख का रिटर्न कैसे आएगा, तो बोला फर्स्ट ईयर में जो है 5 लाख आ गया, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो है 3 लाख आ गया, और थर्ड ईयर में जो है 2 लाख आ गया, ठीक है, फोर्थ ईयर में जो है 4 लाख आया, और फिफ्थ ईयर में 2 लाख आया। 5 साल में पेबैक करना था, ठीक है।
तो पेबैक मतलब कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने दिनों में से वापस आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 लाख रुपया था जी सर, 10 लाख रुपया कितने साल में आ गया देख के बता दो। फर्स्ट ईयर 5 लाख था सर, सेकंड ईयर 3 लाख 8 लाख और थर्ड ईयर में 2 लाख 10 लाख, यानी कि 3 साल में का जो पीरियड कहलाएगा उसको बोलेंगे पे बैक पीरियड। ठीक है, जितना हमने पैसा लगाया उतना वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी और कमी भी, कि ये जो है सिर्फ पे बैक पीरियड क्या कहता है, शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड इज एक्सेप्टेंस। मतलब अगर मैंने 10 रुपया लगाया और मुझे 5 साल में पैसे आने थे, अगर वो 2.5 साल में पैसे आ गए तो हम उतना ही लेंगे, उसके बाद होने वाले प्रॉफिट्स को ये इग्नोर कर देता है। मतलब ये 4 लाख और 2 लाख के बारे में ये चर्चा ही नहीं करता है। तो इसीलिए इस कैपिटल बस्टिंग मेथड को ट्रेडिशनल मेथड कहा गया है। आइए अब इसको पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है इट इज द नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज टू बी इक्वल टू इट्स कैश आउटफ्लोज। देख रहे हो क्या बोला, कैश आउटफ्लो जो की हो उस किसके बराबर होना चाहिए, कैश इनफ्लो के। तो ये देखो कैश आउटफ्लो हमने किया था, कैश इनफ्लो यहां आ रहा है, ये इनफ्लो ही था, पैसा आ रहा है, कितने साल में आ गया, 5 लाख 3 लाख 8 लाख और 2 लाख 10 लाख, 3 साल में आ गया। तो यही कहलाएगा क्या, पे बैक पीरियड। बात समझ में आया, इसलिए लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड इज फर्स्ट प्रायोरिटी। बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ सर नहीं है। अब देखिए इसका डिसीजन रूल है, हर मेथड्स का डिसीजन रूल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है, व्हेन पे बैक पीरियड, जब पे बैक पीरियड ज्यादा हो टारगेट पीरियड से तो रिजेक्ट कर देंगे डिसीजंस को। अब टारगेट पीरियड क्या था सर, टारगेट पीरियड वो पीरियड होता है जब हमको एक एजम्पशन लगाता है ना कि भाई 5 साल में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने ये सोचा यार चलो 10 लाख रुपए तो है, 5 साल में वापस आ जाएगा, लेकिन 5 साल से ज्यादा लग रहा है। भाई साहब वैसा अगर अभी आपको पता चल जाए तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। क्या करिएगा, रिजेक्ट कर दीजिए डिसीजन को। अगर आप सोचिए आपको पता चल जाए कि भाई साहब हम सोचे थे कि 5 साल में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे पैसा 5 साल के लिए और 2 ही साल में पैसा वापस आ गया, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे वैसा डिसीजन को, वैसा प्रपोजल। ठीक है, तो वही कंपनी कह रहा है कि हम सोचे थे पे बैक पीरियड कितना कम होगा टारगेटेड पीरियड से, मतलब टारगेटेड पीरियड अगर 5 साल है और पे बैक 2 ही साल में मेरा हो जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल्स को। तो जो प्रपोजल हमें देखना होगा हम ऐसे ही चेक करेंगे पे बैक पीरियड में। ठीक है, कैसे कि भैया बोलेगा हम सोच रहे 2 साल में पैसा आएगा और पैसा 1 ही साल में आ जा रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम सोचे थे पैसा 2 साल में आएगा और 3 साल में रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब पे बैक पीरियड का क्या है, फॉर्मूला है कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश मतलब हर साल इसमें आता है, इसलिए एनुअल कैश इनफ्लो बोला। और कैश आउटफ्लो तो भैया आप एक बार में इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये देखो एक बार मैंने कर दिया तो हर साल आ रहा था ना, वही कह रहा है, वही ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सबसे पहले कंसीडर, ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है मैं बताता हूं। नॉट ऑल कैश इनफ्लो कवर्ड, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया ना कि सारा कैश इनफ्लो को नहीं कवर करता। ये देखो इसके पास 10 लाख रुपए आ गए, इसका काम खत्म, लेकिन 4 लाख और 2 लाख भी तो आगे 2 साल में आएगा, इसको वो कवर नहीं करता। इसलिए पे बैक पीरियड का ये लिमिटेशंस है, जिसको डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं। नेग्लेक्ट करता है प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वही बात बोला ना, प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि टोटल जितना पैसा आया उतना तक, जितना पैसा तुम लगाए थे उतना पैसा वापस आ गया, वो रख लिया, बाकी आगे का पैसा इग्नोर कर दिया। तो अब चलिए ये तो तीनों था क्या लिमिटेशंस को याद रख लीजिए, आने वाला क्वेश्चन है इसमें इससे आ सकता है। अब कह रहा पहला वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। देखिए बात समझिए, आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या कल का जो पैसा है, मान लो आज 1 रुपया आपके पास है, ठीक, कल क्या आने वाले 2 साल बाद आपका वो 1 रुपया के बराबर रहेगा या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सर 100% कम हो जाएगी। जो चीज हम आज से 5 साल पहले 2 रुपए में खरीदते थे आज वो 5 रुपए में है। हम समोसा 3-4 रुपए में खरीदते थे आज 8 रुपए है। तो सर इससे तो हम कह सकते हैं कि नहीं सर आज का जो पैसा है वो जो 5 साल बाद जो पैसा होगा वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। फ्यूचर की जो वैल्यू है अभी के हिसाब से देख लो तो भाई बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो फ्यूचर का पैसा है वो अभी क्या होगा और अभी का पैसा फ्यूचर क्या है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हो, सेम वही चीज है, बस दिमाग मतलब हो ज्यादा। ठीक है, चलो तो ये बात हो गया। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा,
ठीक है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस टाइम वैल्यू मनी का मतलब इतना ही जान लीजिए कि आज का पैसा फ्यूचर में क्या और फ्यूचर का पैसा आज क्या, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। चलिए दूसरा मेथड जो है वो कहता है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ARR का फॉर्मूला क्या कह रहा है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इनटू 100, ये फॉर्मूला है आपका। डिसीजन रूल क्या होगा, अब देखिए इसमें होता है ना भाई कि सिंगल प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, और बहुत सारा मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक, बहुत सारे पैसे हैं, तो आपके पास क्या होगा ना, आपके पास ऑप्शन होगा कि एक तो एक ही बार का 20 लाख का प्रोजेक्ट होगा, उसको खरीद लो, या होगा 4-5 लाख का 55 लाख का प्रोजेक्ट खरीदने के लिए, उसको खरीद लो, है ना, उस पर इन्वेस्ट कर दो, सॉरी खरीदना नहीं, इन्वेस्ट कर दो। तो भाई साहब इन्वेस्ट अगर करोगे, सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या रूल, और मल्टीपल प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या रूल, पूछा जाने वाला क्वेश्चन से, इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए यहां बोलेगा कि जो एक्चुअल रेट है वो प्री स्पेसिफाइड रेट से अगर ज्यादा है, मतलब आपने सोचा था कि हमको 10% रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिल रहा है आपको 15%, तब तो सीधा सीधी आप इसको एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल को। और अगर एक्चुअल रेट कम है, मान लो आपने सोचा था कि भाई मिलेगा हमको 12% और मिला 8% रहा है, तो सीधा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो प्रपोजल को। दिक्कत कोई परेशानी सर नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट, अब मान लो बहुत सारा प्रोजेक्ट पर तुम पैसा लगाने वाले हो, 4, 5, 10 15 का प्रोजेक्ट है, उस पर पैसा लगाने वाला है, तो बोल रहा है जो प्रोजेक्ट हाईएस्ट ARR देगा उसी को तुम एक्सेप्ट कर लो। Project with the highest ARR will be accepted in multiple project। तो जो बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा उसमें जो सबसे तुमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देगा उसको तुम क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। ये चलिए लिमिटेशंस इसके भी क्या हैं, ये भी इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये भी इग्नोर करता है। अब आ जाइए क्या नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक का जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक देख लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से कि भाई जो फ्यूचर का पैसा है वो आज का वैल्यू कितना है, तुम बोल रहे हो 10 साल बाद इतना हो जाएगा, लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिसीजन इज ऑलवेज विद अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो ये जो डिसीजन लेगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पे लेगा, मतलब कि एक प्रोजेक्ट जैसे ही तुम एक्सेप्ट करोगे दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं ना यार, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कैसे निकालते थे, ये हम लोग जब ये करते थे क्या बोलते हैं इसको, CI निकालने के टाइम में, है ना, ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हालांकि उतना डीप जाओ मत, बस इतना ही याद रखो कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करता है। चलिए अब इसका फॉर्मूला पे देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब आप ये देखेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ये देखेंगे कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है मेरे पास, और प्रेजेंट वैल्यू का कैश आउटफ्लो हमने किया कितना, तो उस हिसाब से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका डिसीजन रूल क्या होगा, डिसीजन रूल हर जगह पढ़ना जरूरी है। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर ज्यादा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, मतलब पैसा जो हम लगाएं उससे आया पैसा मेरा ज्यादा, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम हो गया भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, यानी कि जो आज का पैसा जो हम इन्वेस्ट किए वो कम हो गया पैसा आने से, मेरा पैसा जो था वो कम ही आया है ना, और हम इन्वेस्ट ज्यादा कर दिए, तो भैया रिजेक्ट कर दीजिए प्रपोजल को, सीधा सीधी बात। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया सिंगल वाले में, सिंगल प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, सिंगल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब बात बताइए, कह रहा है इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैविंग हाईएस्ट एनपीवी एक्सेप्टेड। तो जो बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप क्या करिए, आप हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको कंसीडर कर लीजिए और प्रोजेक्ट उसी हिसाब से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए इसके लिमिटेशंस क्या है, बोल रहा है इन्वॉल्व करता है डिफिकल्ट कैलकुलेशन। हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना थोड़ा टफ होता है, बैंकों में कलेक्ट किया जाता है। बात समझ में आया है ना। चलिए हाँ जी, अब क्या, अब दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है ये ध्यान दीजिए, कह रहा है इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी इंडेक्स बोलते हैं और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। देखो अक्सर ये तीनों पूछा गया है, बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम दे देगा, बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को क्या कहा जाता है ये भी पूछ देगा। फॉर्मूला टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिर्फ माइनस कर दीजिएगा दोनों में तो वो आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका
क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। डिसीजन रूल क्या है कि पॉजिटिव एनपीवी जो है उसको एक्सेप्ट करिए और नेगेटिव एनपीवी को रिजेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एनपीवी कैसे मतलब हुआ सर, क्या मतलब हुआ पॉजिटिव एनपीवी का, हमको बताइएगा क्या? चलिए आपको बताते हैं। देखिए मान लेते हैं कैश इनफ्लो मेरा रहा, हाँ कैश इनफ्लो रहा 1.5 और कैश आउटफ्लो रहा 1। तो प्रेजेंट या क्या नाम है इसका यार, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर क्या होगा, पीआई क्या होगा, पीआई टोटल कैश इनफ्लो बटा टोटल कैश आउटफ्लो, यही था, यही फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो। जी सर, अब ये कितना 1.5 है और ये 1 है, तो 0.5 पॉजिटिव आ गया ना, तो ऐसा प्रपोजल जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब देख लो सीआई मान लो 0.5 है, मैं 0.5 ही ले रहा हूं और कैश आउटफ्लो जो है 1 है। अब 0.5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि क्या आ गया सर 1/2, 0.5 नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब तीसरा जो मेथड है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भाई साहब दोनों का मिक्सचर है, किसका, एनआई और किसका, वीआई का, मतलब नेट एनपीवी, सॉरी एनआई बोल रहा हूं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आपका किसका, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। क्या बोलता है देखिए, ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट हिट एंड ट्रायल मेथड। बोल रहा है IRR is that discount rate where NPV is 0 and PI is 1। क्यों बोलता है NPV 0 बताइए तो, क्योंकि दोनों बराबर रहता है इसीलिए, और PI 1 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1, मतलब ये कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब एक बात बताऊं, इसको मैं प्रूफ कर दूं क्या? देखो ये एक बात बताना, पर क्या बोला ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बराबर है? जी सर। अब नेट कैन ये एनपीवी का फॉर्मूला क्या था, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। अब बताओ दोनों बराबर है, अगर मैं एक कंसीडर इसको करता हूं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर क्या है, कैश इनफ्लो 1 है तो एनपीवी क्या हो गया, 0। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या था, क्या टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल कैश आउटफ्लो, यानी कि 1 1, ये क्या 1 ही रह गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कभी भी, ये देखिए ये वाला चीज, कि अगर आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जहां एनपीवी क्या होता है 0 और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होता है। फिर मैं समझा दूं क्या सर? बिल्कुल समझा दीजिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लेते हैं, कोई भी चीज को मानते हैं ना जी, क्या मानते हैं कि ये हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये किसका फॉर्मूला है, IRR का। तो अगर हम 1 इक्वल टू 1 कहेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं सर। तो यही चीज यहां पे देख लीजिए, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, 1/1 इक्वल टू 1। तो जब IRR की बात हो जाए तो एनपीवी 0 और पीआई क्या होगा, 1। यही था प्रूफ करना मुझे। चलिए अब आइए डिसीजन रूल पे। क्या कह रहा है डिसीजन रूल, कह रहा है जब IRR रेट बड़ा हो प्री डिटरमाइंड रेट से, प्री डिटरमाइंड रेट वो रेट होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिया गया होता है। जैसे IRR जो है हम कैलकुलेट करना पड़ता है, यही एक ऐसा मेथड है जिसमें हमको इंटरनल रेट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्री डिटरमाइंड रेट से अगर ज्यादा हो तो भैया एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर प्री डिटरमाइंड रेट से कम हो तो रिजेक्ट कर दीजिए प्रपोजल को। बात बन गई। लीजिए जी, ये आपका हो गया कैपिटल बजटिंग। बात समझ में आई? कहीं को दिक्कत तकलीफ और परेशानी हो तो बताइएगा। सर अभी तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, लेकिन होगा तो बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, इसको छोड़िए, अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। अब एक बात बताइए, सवाल है व्हाई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जी सर, जब हमको किसी भी कंपनी में स्टॉक के लिए कैश की रिक्वायरमेंट, ये सब की जरूरत पड़ती है। जी सर जरूरत पड़ती है। तो सवाल है व्हाई वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्यों? तो ड्यू टू द ऑपरेटिंग साइकिल, अगर हम कंपनी में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑपरेट कर रहे होंगे ना जी, तो उस ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कैश।
कैश से हम क्या कर देंगे, रॉ मटेरियल से हम क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स से हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल देंगे, और क्रेडिट सेल अगर देंगे तो भाई साहब इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। अब मुझे एक बात बताना, जब इन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है सर। जब हम क्रेडिट सेल देंगे तो जब इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है तो हमको क्या इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल की नीड अराइज हुई, क्योंकि भाई सब चीज में टाइम लगता है, रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स बनने में टाइम, क्रेडिट सेल में के बाद हमको पैसा मिलने में टाइम, इसीलिए इसकी नीड अराइज हुई। और जब नीड अराइज हुई तो भाई दो तरीके के वर्किंग कैपिटल का जन्म हुआ। कैसा कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल में क्या बोला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होते हैं और नेट वर्किंग कैपिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें बोला करंट एसेट्स अगर वर्किंग कैपिटल के बराबर हो तो क्या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद बोला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आया जी सर। अब वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होता है, यहां दिया गया क्या, एक को बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसको फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, जो थोड़ा सा लंबा के लिए होता है ना, और एक को बोला जाता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। और इन दोनों के लिए हमको सोर्स की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, सोर्स मतलब वही फाइनेंस वाला सोर्स। तो अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी परमानेंट और फिक्स्ड टेम्पोररी होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। जो थोड़े लंबे समय के लिए हो गया उसको फिक्स्ड कह दें, और जो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया उसको टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल बोल दिया। अब इन दोनों के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, क्या सोर्स की। तो यहाँ पे दो तरीके की सोर्स हमारे पास बताया गया है। कौन कौन सा सर, एक होता है नो कॉस्ट सोर्स। नो कॉस्ट सोर्स क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हमें ऑन स्पॉट पैसा मिल जाए, मतलब ऑन स्पॉट पैसा मिल जाएगा ना तो सारा मेरा वर्किंग कैपिटल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर हमें स्पॉन्टेनियस नेचर का फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पैसा तो मिल जाए, हम वर्किंग कैपिटल का काम कर रहे हैं, मतलब अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, रॉ मटेरियल घट गया तो पैसा ही नहीं है, तो उस समय दिक्कत होगा। तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस नेचर पे हम तुरंत ध्यान देते हैं, जिसको नो कॉस्ट सोर्स कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है, जब ये नहीं मिल पाता है तो हम जाते हैं कॉस्ट सोर्स के पास, जिसको लॉन्ग टर्म सोर्स बोला जाता है, और एक को शॉर्ट टर्म सोर्स। अब एक बात बताइए, जो लॉन्ग टर्म सोर्स कहां से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, डेट्स होगा, इसी को तो बोलेंगे ना लॉन्ग टर्म सोर्स। और जो शॉर्ट टर्म सोर्स होते हैं वो होते हैं कैश, क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, और भी शॉर्ट टर्म बहुत सारे सोर्स होते हैं। तो ये दो तरह के सोर्स होते हैं। अब आइए, ये आपको समझ में आ गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्स, सर जी बिल्कुल समझ में आ गया सर। कॉस्ट भी सोर्स भी समझ में आ गया कि दो तरह के सोर्स होते हैं, एक नो कॉस्ट, एक कॉस्ट वाला सोर्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है भाई, आप समझने के लिए आप अपने एग्जांपल घर का ले सकते हो कि भाई जब हमको काल में पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कैश घर में रखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा जरूरत पड़ गया तो हम फिर बैंक जाते हैं निकालने के लिए। वही हाल है यहाँ पे भी कि अगर हमको स्पॉन्टेनियस नेचर का जरूरत पड़ गया कंपनी में तुरंत पैसे की तो दे देना होगा, उसको बोलते हैं आपका नो कॉस्ट सोर्स। जहाँ कॉस्ट सोर्स की बात आ गई वहां लोन वगैरह, क्योंकि लोन पे करने के लिए हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसीलिए उसको कॉस्ट सोर्स बोला जाता है ना। लोन अगर हम लेंगे बैंक से तो भैया हमको पे करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहाफ का कॉस्ट है, इसीलिए बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। बात समझ में आ रही है जी, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म सोर्स बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलें सर, चलते हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं ये अप्रोच से बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है और क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, इसमें कोई ये भाव नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल, तीन अप्रोच होते हैं, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, एक को बोलते हैं अग्रेसिव, और एक को बोलते हैं हेजिंग अप्रोच। तो पहले हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें दो तरीके की कैपिटल यहाँ भी है। बोला भाई साहब हमको हमेशा कभी भी ना वर्किंग कैपिटल दो तरीके की जरूरत पड़ती है, परमानेंट और टेम्पररी। ये तो अभी हमने ऊपर भी चर्चा किया जी। तो दो तरीके की वर्किंग कैपिटल जब जरूरत पड़ती है तो बोला सवाल लिया कि भैया हम इसको पूरा कहां से करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन से कि लॉन्ग टर्म लोन से, शॉर्ट टर्म फंड से कि लॉन्ग टर्म फंड से, कहां से पूरा करेंगे। तो ये जो सवाल है इसी पर बना अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अब आइए कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहता है ये देखते हैं। ये बोला कि भैया दोनों का दोनों जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा, कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहती है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है और टोटल टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है, ये जो दोनों वर्किंग कैपिटल है दोनों किससे ले जाएंगे सर, दोनों का दोनों लिए जाएंगे जो लॉन्ग टर्म सोर्स से। ठीक है जी।
अब एग्रेसिव अप्रोच क्या कहता है, ये जस्ट इसके अपोजिट है। ये बोला भैया परमानेंट हो चाहे टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल हो, दोनों शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? शॉर्ट टर्म सोर्स से। और हेजिंग अप्रोच बोला मिला जुला असर है भाई, ऐसा नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म वाला होगा, लॉन्ग टर्म सोर्स हो गए, उसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल में दे दो ना भाई, और जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होंगे उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेस से लिया जाना चाहिए। बात समझ में आई? जी सर। देखिए यही है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। एक आध चीज और आता है थोड़ा बहुत, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि अप्रोच है ना, क्यों इन्वेस्ट करना है, नीड टू, क्यों, क्या जरूरत होती है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब क्यों वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो उसमें बहुत बेसिक चीज है, उसको कुछ कुछ मोटिव रहता है। जैसे मान लो कि पैसा हमारे पास नहीं रहा और सोर्स क्या कहते हैं, हमको किसी कोई सामान खरीदना पड़ गया, अचानक से कोई क्या बोलते हैं उसको, अचानक से कोई चीज की कमी हो गई, ठीक है, और उस वजह से मेरे पास स्टॉक घटा हुआ है, और स्टॉक घटा हुआ है मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उस तरीके से कि हमको किस चीज के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो पूछता है। तो वो दिमाग के भरोसे है भाई, आपका माइंड बताएगा कि वर्किंग कैपिटल को कैसे होल्ड करके रखना चाहिए, क्यों होल्ड करके रखना चाहिए। तो वो तो इसलिए वो कोई अप्रोच नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा, ठीक है। बाकी वर्किंग कैपिटल में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन पे लेके चलता हूं। आइए देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, कह रहा है मीनिंग इट रेफर्स टू कैश बिजनेस रिक्वायर्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस और मोर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंसिंग द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स व्हेन द कंपनी सेल्स फॉर पेमेंट। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमको पैसे की जरूरत पड़ती है वही वर्किंग कैपिटल है, उसी का मैनेजमेंट है। और कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और उसके लिए जो पैसे की जरूरत पड़ी दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए डेफिनेशन दिया गया, सुबिन ने दिया है, वर्किंग कैपिटल द अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंटरप्राइज। ये तो बात सही है। कह रहा वर्किंग कैपिटल इज अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ दैट कैपिटल व्हिच इज नॉट फिक्स्ड, बट द मोर कॉमन यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टू कंसीडर इट एज द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू और करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। भाई इतना दिमाग लगाने के अच्छा सीधे बोल देता वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बात समझ जाते हैं हम, ठीक है। दिमाग इतना क्यों, इतना तो है ही नहीं। अब देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट और टेम्पररी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रॉस क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ग्रॉस बोलते हैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल, मतलब अगर आप बोल दे रहे हो कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो भाई साहब करंट एसेट्स को ले लो, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी को हटा दिया तो नेट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट कैपिटल हो गया जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, और टेम्पररी हो गया जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब ये बता दिया ना, हेजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और एग्रेसिव। एग्रेसिव बोला भाई दोनों का दोनों किससे, शॉर्ट टर्म से। कंजर्वेटिव दोनों का दोनों किससे, सर दोनों का दोनों कंजर्वेटिव जो है बोला आपका लॉन्ग टर्म से, और ये बोला लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टर्म से पैसा आपको लेना चाहिए, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों से लेना चाहिए। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी। चलिए बात खत्म, आपका ये भी कहानी खत्म। अब चलिए आते हैं डिविडेंड थ्योरीज में, ठीक है। तो डिविडेंड का क्या मतलब होता है, क्यों मुझे बताएगा? तो डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, किसका, शेयर होल्डर का प्रॉफिट। जी सर बिल्कुल। अरे यार ये तो मेरे बालों के चीथड़े उड़ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। तो डिविडेंड का मतलब शेयर होल्डर का प्रॉफिट, है ना, बात तो यही है। जी सर बिल्कुल यही बात है। तो ये आप क्या बोल रहा है कि ये डिसाइड करती है कि कौन कहां डिसाइड होता है भाई, डिविडेंड कहां मिलता है, कैसे डिसाइड होता है कि डिविडेंड हमको देना है। तो ये डिसाइड करती है कहां, कंपनी करती है एनुअल जनरल मीटिंग में। ये कंपनी कहां डिसाइड करती है, एनुअल जर्नल मीटिंग में, ठीक है। जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो सारे क्या बोलते हैं इसको, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर इसका डिसीजन लेते हैं। अब देखो तो सर डिविडेंड क्या, सर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रखना है, ठीक है। ये बात होता है ना कि भैया प्रॉफिट तो हम कमा लिए, कंपनी को भी अपना क्या की, प्रॉफिट कमा ली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है इसको कहा जाता है डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। और अपने पास रिटेन्ड कितना रखना है उसको कहा जाता है क्या, रिटेंशन रेशियो। फिर से बताऊं, एक बार डिवाइड करूं, देखिए डिविडेंड क्या, शेयर होल्डर का प्रॉफिट, और ये डिसाइड कौन करती है, कंपनी करती है एनुअल जनरल मीटिंग में। अब प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, दैट इज कॉल्ड डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और रिटेन करके कितना रखना है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। बात समझ में आई? जी सर। अब देखिएगा
जब हम डिविडेंड पॉलिसी की बात करेंगे ना, तो दो टाइप के रेट्स की चर्चा हमेशा होती है। एक को बोलते हैं आर, जो कंपनी अर्निंग रेट होती है, जिसको जो कंपनी अर्न करती है उसको क्या बोलेंगे, कंपनी अर्निंग रेट, ठीक है। और के, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो शेयर होल्डर का अर्निंग रेट होता है, शेयर होल्डर जो अर्न करता है पैसा। बात समझ में आया? ये इसके बाद ही डिविडेंड पढ़ने में मजा आएगा, तो ये सारी चीजें आप समझिएगा, तभी आपको डिविडेंड की पॉलिसी समझ में आएगी। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया, रिटेंशन रेशियो हो गया, आर और के के बीच में डिफरेंस फर्क चल गया। आप इतना समझिए, कंपनी का अर्निंग रेट आर और के किसका, शेयर होल्डर का अर्निंग रेट। डिविडेंड को लेकर कंपनी के दो व्यू पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन सा व्यू पॉइंट्स? देखो, दो व्यू पॉइंट्स क्या है, एक बोलता है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना पे करने का मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है। मतलब कौन सा डिसीजन हो गया है, एक बात बताओ तो सर। इसका मतलब हो गया, इसको रिलेवेंट डिसीजन बोला गया। क्या बोला गया? रिलेवेंट डिसीजन। और ये दूसरा जो डिसीजन थे वो बोला गया, कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने या ना पे करने का मार्केट वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इंपैक्ट पड़ता है किस पे? अर्निंग पे। किस पे इंपैक्ट पड़ता है? अर्निंग पे। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड के बारे में, मुझे उम्मीद है इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो अब हम इस बेस पर शुरू करेंगे क्या सर, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उस बात पर शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो थ्योरी है, इस रिलेवेंट अप्रोच किस तरह के बिहेवियर पर आधारित है, पहले इसको देख लीजिए। रिलेवेंट अप्रोच, थोड़ी मैं रिलेवेंट अप्रोच, ठीक है। अब रिलेवेंट अप्रोच क्या कहता है, देखिएगा, ये तीन अप्रोच पर बराबर है। आर अगर ज्यादा हो के से, आर अगर छोटा हो के से, ठीक है, और आर अगर बराबर हो के से, मतलब 10, मान लो कि 10% कंपनी कमाती है और 10% शेयर होल्डर भी। अब ये 8% क्या करते हैं, कंपनी कमाते हैं और 10% शेयर होल्डर, इस पैसे रख दो, है ना। और ये है 10% कंपनी कमाती है और 8% शेयर होल्डर। अब यहां पे कैसा डिसीजन होता है, ये तीन तरह का डिसीजन होता है। इसको बोलते हैं ये ग्रोथ फर्म है। क्यों? क्योंकि कंपनी ज्यादा कमा रही है। तो जब ग्रोथ फर्म होता है ना, तो 0% डिविडेंड पे आउट कहा जाता है, 0% डिविडेंड पे आउट, और 100% रिटेंशन होता है। कितना होता है? 100%। मैं इसको और समझाऊंगा। जो ये है, इसको बोला जाता है डिक्लाइनिंग फर्म। डिक्लाइनिंग फर्म, यहां पे 100% डिविडेंड पे आउट रहता है, पे आउट, और 0% रिटेंशन। और ये भाई साहब मे और मे नोट का केस रहता है कि भैया तुम चाहो तो तुम कर सकते हो डिविडेंड पे, और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, इसमें क्या दिक्कत है? पीली जी बात तो बताया आपने, ये आपने बताया था कि आर बोलते हैं जो कंपनी कमाती है, के बोलते हैं जो हम लोग शेयर होल्डर कमाते हैं। तो अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो पैसा उसको ग्रोथ फर्म बोलेंगे, और ग्रोथ फर्म होगा तो भाई 100% रिटेन करके रखेगी, डिविडेंड पे आउट नहीं करेगी। अगर शेयर होल्डर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो बोलेगा भाई दे मेरा डिविडेंड दे, हम क्यों तुम्हारा ये रखेंगे, 100% डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा, उसको डिक्लाइनिंग फर्म बोलते हैं, और 0% रिटेंशन रहता है। और अगर आर बराबर हो के तो भी तो मे और मे नोट का केस बनता है। ये हो गया बेसिक अप्रोच, है ना। अब इस रिलेवेंट अप्रोच को तीन मॉडल में, दो मॉडल बताया है और एक है इररिलेवेंट का मॉडल। आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आइए यहां तीन तरीके के मॉडल है, तो एक्चुअली दो हैं, एक है रिलेवेंट मॉडल, दूसरा है इररिलेवेंट मॉडल। इररिलेवेंट मॉडल, और जो रिलेवेंट मॉडल है ना, इसमें दो अप्रोच काम करते हैं। एक को बोला गया है वॉल्टर मॉडल, WALTER, ए भाई तू नहीं लिखा रहा यार, वॉल्टर मॉडल। और दूसरे को बोला गया है गॉर्डन मॉडल,
गॉर्डन मॉडल। और ये जो मॉडल है ये मोदी गिलानी साहब ने दिया है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये चाचा कभी जान नहीं छोड़ रहे हैं आपका, है ना। ये तो अब हम लोग एक एक करके इन अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक डिविडेंड यही कहता है। आइए अब एक एक करके इसकी चर्चा आराम से करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाए डिविडेंड, ये कौन से मॉडल, वॉल्टर मॉडल पे। पहला मॉडल वॉल्टर मॉडल क्या कहता है? वॉल्टर मॉडल, इसको रिलेवेंट अप्रोच कहा गया, रिलेवेंट अप्रोच, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। अब रिलेवेंट अप्रोच क्या कहता है उसके लिए पहले आप अजम्पशंस देख लीजिए, इसके अजम्पशंस क्या होंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग खराब हो रही है, ठीक है, बट आप मैनेज कर लेना। ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। तो ये इसका पहला जंक्शन क्या बोला, बोला भाई साहब जितना पैसा लगाना है ना, जो वो अपना पैसा होगा वही पैसा लगाएंगे, कहीं मार्केट से कोई पैसा नहीं लेना है। तो ऑल फाइनेंसिंग क्या होगा, डन होगा रिटेन अर्निंग से, जो भी रिटेन आएंगे उससे। आर और के कांस्टेंट है, आर और के कांस्टेंट है। थर्ड क्या बोला, अर्निंग पर शेयर एंड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये इसका एजम्पशन है। फिर क्या, द परपेचुअल लॉन्ग लाइफ है, मतलब परपेचुअल लाइफ को लॉन्ग लाइफ भी कहते हैं, है ना। चलिए, और क्या, नो फ्लोटेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। ये अब देखो ये क्या कहती है बता देते हैं। देखिए ये कहता है भाई साहब अगर आपका फर्म क्या है, अगर आपका फर्म, सिंपल अप्रोच ये कहता है अगर आपका फर्म ज्यादा पैसा कमा रहा है तो फर्म ग्रोथ फर्म है और उसको क्या करना चाहिए, उसको डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए। और अगर आपका फर्म पैसा कमा रहा है तो शेयर होल्डर को पैसा दे दो, ठीक है, शेयर होल्डर को पैसा दे दो, डिविडेंड कर दो, 100% रिटेंशन मत करो, 100% डिविडेंड पे आउट कर दो। लेकिन अगर ग्रोथ फर्म है तो सर पैसा रख लो। और अगर भाई साहब दोनों बराबर पैसा कमा रहा है तो सर दोनों बराबर पैसा कमा रहा है तो उनकी मर्जी, कंपनी की मर्जी, दे या ना दे उनकी मर्जी, ठीक है। ये बोला वॉल्टर मॉडल। क्या बोला, आइए मैं लिख थोड़ा देता हूं आपको, लिखने से क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए ये देखिए मैं इसका रूल बना दे रहा हूं, इतना शॉर्ट में ना बहुत कम लोग आपको बताएंगे। ये देखिए चलिए यहां आएंगे सिचुएशन, क्या सिचुएशन अराइज होती है आपके सामने वो आएगा। फर्म का टाइप क्या है, और यहां आएगा डीपी रेशियो, और यहां आएगा रिटेंशन रेशियो। मैं रिटेंशन को आर रेशियो लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, आर रेशियो। चलो तो आप देखो पहला सिचुएशन क्या है, ये देखो 3 सिचुएशन अराइज होंगे यहाँ पे। पहला सिचुएशन आर अगर ज्यादा होगा के से, मतलब फर्म ज्यादा कमा रहा होगा तो वो फर्म क्या कहलाएगा, ग्रोथ फर्म कहलाएगा। और यहाँ पे जब फर्म ग्रोथ कर रही है तो डिविडेंड पे करेगी नहीं, 0%। रेशियो 100, रिटेंशन कितना करेगी, 100%। यही बोल रहा है वॉल्टर मॉडल। क्या बोला कि अगर फर्म ज्यादा कमा रही है, फर्म कौन सा होगा, ग्रोथ फर्म होगा, डिविडेंड पे करेंगे 0। भाई हम पैसा कमा रहे हैं, तुमको डिविडेंड अभी क्यों देंगे, भाई कमाने दो, फिर उसके बाद है रिटेंशन 100%। ये वॉल्टर मॉडल कह रही है। अगर आर बड़ा है के से, आर छोटा है के से, तो ये डिक्लाइनिंग फर्म है। कौन सा फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है। ये 100% डिविडेंड देगा और 0% रिटेंशन रखेगा। बात समझ में आया, ये दूसरा। और तीसरा सिचुएशन बनेगा बराबर होगा तब, जब बराबर होगा तो भाई साहब ये नॉट डिक्लाइन, इनडिफरेंट इसको बोलते हैं। यहां पे मे और मे नॉट का सिचुएशन बन सकता है, या इसको एनी लिख दीजिए, एनी में होगा कि आपकी मर्जी जैसा हो सकता है। बस यही कहती है आपका कौन,
सर वॉल्टर मॉडल ये कहती है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला लिख लें, आइए फॉर्मूला लिख देते हैं। P इज इक्वल टू सॉरी D प्लस E माइनस D डिवाइडेड बाई के इंटू R डिवाइड बाई के। अब देखो D जो है वो डिविडेंड है ना, या डीपीएस बोल दीजिए, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। E है ईपीएस, आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है। फिर डी वाई डिविडेंड पर शेयर, R जो है रेट ऑफ रिटर्न होगा, है ना, या इंटरनल रेट मान लो, इंटरनल रेट, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो बस यही है इसका फॉर्मूला, इतना ही आपको करके जाना है, दिमाग लगाने की जरूरत और नहीं है। चलिए अब दूसरा चला गॉर्डन मॉडल में। गॉर्डन चाचा क्या बोलते हैं देखें, देखिए यहां भी इसके भी एजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक दो चीज चेंजेस है, आइए मैं बताता हूं क्या चेंज है। चेंजेस, ऊपर वाला जो एजम्पशंस है उसको छोड़कर मैं एजम्पशंस लिख रहा हूं उसका, ठीक है, वो एजम्पशंस इसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद का एजम्पशंस कह रहा है, ये बोल रहे हैं ये ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं द रिटेंशन रेशियो once decided upon is constant thus the growth rate G is equal to BR is also constant। देखो बाकी जो एजम्पशन है सेम है कि फर्म जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज नहीं करेगा, आर के कांस्टेंट है, फर्म का परपेचुअल लाइफ है, बस ये सारा एजम्पशन जो ऊपर दिया वो इसका भी है, ठीक है। अब इसमें जानते हो फर्क क्या है, इसका रूल मैं बताऊं, चलो इसको रूल में यही लिख देता हूं। रूल इसमें भी तीन चीजें बोले इसने, आर बड़ा हो के से तो ग्रोथ फर्म, आर छोटा हो के से तो ये डिक्लाइनिंग फर्म, और आर बड़ा हो, सॉरी आर बराबर हो के तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंट, ठीक है। देखो पहला वाला और दूसरा वाले में तो सेम चीज है कि भैया ग्रोथ फर्म है तो आप क्या करो 100% रिटेन कर लो और 0% डीपीएस कर दो, डिविडेंड पे आउट करो, है ना। और यहां पे भी वही अपोजिट कर लो, डिविडेंड पे आउट कितना कर दो 100% और रिटेन कर लो कितना आपका 0%, ठीक है। ये एज यूजुअल वॉल्टर मॉडल की तरह इन्होंने दोनों पे कहा, लेकिन जहां बराबर वाले पे बात थी ना वहां पे इन्होंने थोड़ा सा अलग अप्रोच दे दिया। क्या बोला बराबर वाले पे, इन्होंने बोला ऐसा है भाई साहब, अगर तुम और मैं एक ही जैसा कमा रहे हैं, मतलब तुम कौन, कंपनी, कई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बोला गया यानी कि शेयर होल्डर के जो बोल रहा है, तो आर कौन कमाता है, कंपनी कमाता है, कई कौन कमाता है, शेयर होल्डर कमाता है। तो यहां उन्होंने बोला कि अगर शेयर होल्डर और कंपनी सेम कमा रही है तो कंपनी को चाहिए कि पैसा चुपचाप उसको दे दे, या शेयर होल्डर क्या करेगा, शेयर होल्डर बोलेगा भाई साहब मेरा डिविडेंड, मेरा पैसा वापस करो, क्यों हो सकता है अभी तुम मेरे बराबर कमा रहे हो, इन फ्यूचर हो सकता है ना तुम मेरे से कम कमाओ, तुम मेरा पैसा डुबा दो, हो सकता है। इसीलिए ये कहती है कि भाई साहब तुम पैसा क्या करो अभी वापस दे दो हमको, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है बर्ड इन हैंड थ्योरी। क्यों, क्योंकि यही कहता है ना द बर्ड इज इन हैंड बेटर देन द बुश। इसीलिए इसको बोला जाता है कि भैया कांटा में जाने से चिड़िया पहले हमारे ही पास आ जाए, मतलब पैसा जो हमारा डूबने वाला था उस काहे के लिए डूबेंगे तुम्हारे चक्कर में, आए तुम्हारे चक्कर में काहे डुबाएंगे जी, नहीं डुबाएंगे, हमको पैसा वापस कर दो। बस यही बोला है गॉर्डन ने, और किसी की बात नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये लास्ट वाले में चेंजेस है, ठीक है जी। चलिए अब इसका हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, P0 इक्वल टू EPS 1 - B डिवाइडेड बाई
के माइनस जी, और बी इक्वल टू क्या होता है सर, बी बोलते हैं ग्रोथ रिटेंशन रेशियो को, है ना। जी इक्वल टू बी आर होता है, बी बोलते हैं ग्रोथ को और आर बोलते हैं रिटेंशन रेशियो को। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, और अब है क्या एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच का एजम्पशंस क्या कहता है आइएगा, ये जस्ट अपोजिट है। ये बोल रहा है भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिविडेंड पे कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अर्निंग से, फर्म कितना कर रहा है। सो ये इनका एजम्पशन कहता है इन्वेस्टर रैशनल होना चाहिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, जीरो टैक्स, नो टैक्स, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अर्निंग्स आर परपेचुअल एंड कंसिस्टेंट, डिविडेंड पे आउट 100% होगा, मोटा इन्वेस्टर कैन बोरो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस एंड कैन बोरो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम दोनों को मिल रहा है, ठीक है। और क्या, और बोला भाई साहब इन्वेस्टमेंट डिसीजन नॉन एंड कांस्टेंट होगा, ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट और इक्विटी का यूज किया जाएगा, जो यूज करना है। देखो वहां पे डेट और इक्विटी का सिर्फ यूज करते थे ना, तो बोला कि यहाँ पे क्या रिस्की होगा, देयर आर नो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कोई नहीं होगा, द फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड होमोजेनियस रिस्क। देखो इसमें कुछ कुछ चीज छूटा है, आई थिंक, है ना। हाँ नहीं है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है। देखो इसको याद कर लेना, 3-4 ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा गया, पूछ देगा 3-4 ऑप्शन देके, बोलेगा भाई ये है कि नहीं बताओ, उस समय मुंह ताकोगे, फिर दिक्कत वाला बात हो जाएगा। बात समझ रहे हो जी सर। अब देखो क्या बोला इन्होंने, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमएम द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन द सेम वेदर और नॉट कंपनी पे डिविडेंड, कंपनी पे आप ना करने से डिविडेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स सोलली ऑन इट्स अर्निंग पावर, किस पे फर्क पड़ रहा है, अर्निंग पावर पे, रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनर इन विच द अर्निंग आर स्प्लिट बिटवीन डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। तो इन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है कि मार्केट वैल्यू का डिविडेंड, मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड पॉलिसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है सिर्फ अर्निंग पे, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा 2 मॉडल और हैं, वो लिख लीजिएगा। लिंटर मॉडल, इसमें कुछ नहीं, 2 पैरामीटर पे बात किया गया है। एक है लिंटर मॉडल, ठीक है, जो 2 पैरामीटर पे बात किया है, किस पे, फर्स्ट पैरामीटर जो है टारगेट पे आउट रेशियो की बात की है, और दूसरा जो है बोला स्प्रेड करना है एट विच करंट डिविडेंड एडजस्ट टू टारगेट, और उसको एडजस्ट करना है, यही तो बात है यार, जो टारगेट पे आउट रेशियो है उसको एडजस्ट करना है, बस ये है। और स्प्लिटिंग एक है स्टॉक स्प्लिट मेथड, ये क्या आ गया भाई, अच्छा ये तो यहां मैंने लिखा दिया, चलो इसके नीचे जाओ। एक है स्टॉक स्प्लिट, तो एक लाइन का खत्म है। स्टॉक स्प्लिट मेथड कहता है कि हम एक शेयर को अगर बहुत सारे शेयर में स्प्लिट कर रहे हैं तो ये काम स्टॉक स्प्लिट का, बस इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है जी। चलिए तो बस यही है आपका स्प्लिटिंग वन शेयर्स इनटू मैनी, दैट्स इट, बस यही है आपका डिविडेंड पॉलिसी। लीजिए जी, तो ये हो गया आपका खत्म कहानी, है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है सर? नहीं, बिल्कुल परेशानी तकलीफ किस बात की। चलिए तो फिर मजे करिए, इसको शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।